जगमोहन कार को बंगले के बड़े गेट की तरफ ले जाने ही वाला था कि एकाएक ठिठक गया। उसके साथ साथ देवराज चौहान के चेहरे पर भी अजीब भाव उभरे। उनकी कार की हेडलाइट की सीधी रोशनी गेट पर पड़ रही थी और उसी समय उनके देखते ही देखते दो कारें बंगले के गेट पर आ रुकी थी। उनकी हेडलाइट तीव्रता के साथ भीतर आ रही थी। जगमोहन ने कार आगे नहीं बढ़ाई। यह लोग कौन हैं? जगमोहन ने अजीब से स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने जवाब नहीं दिया। तभी किसी ने कार से उतरकर गेट खोला तो दो कारें भीतर प्रवेश कर आईं और उनकी कार के समीप आ रुकी। जगमोहन ने होठ बीचे अपनी कार का इंजन और हेडलाइट ऑफ कर दी। उनके देखते ही देखते दोनों कारों से 11-11 आदमी निकले और उनकी कार को घेर लिया। यह देखकर देवराज चौहान और जगमोहन कार से बाहर निकले। तभी विजय सिंह उस आदमी के साथ करीब आया जिसने देवराज चौहान और जगमोहन की कार का पीछा करके इस बंगले के बारे में जाना था। पहचानो इन्हें, विजय सिंह ने उस आदमी से कहा। यही है वह दोनों जिनके साथ होटल में और कार में राजन चौधरी था, उस व्यक्ति ने फौरन कहा। यह सुनते ही कार में बैठा गुलशन छाबड़ा बाहर निकला और सख्त स्वर में बोला, इन दोनों को बंगले के भीतर ले आओ। चार हमारे साथ बंगले के भीतर आए। कहने के साथ ही गुलशन छाबड़ा के कदम बंगले के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। कौन हो तुम लोग? जगमोहन ने तीखे स्वर में पूछा। जवाब में विजय सिंह ने जगमोहन की बाह पकड़ी और आगे को झटका दिया। जो कहा जा रहा है सीधी तरह चल। विजय सिंह का लहजा खतरनाक था। जगमोहन 2-3 कदम लड़खड़ाकर आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में क्रोध की सुर्खी चमक उठी, जबकि देवराज चौहान की आंखों में बर्फ से भी ज्यादा सद्भाव छा चुके थे। हथियारों के साए में उन लोगों ने देवराज चौहान और जगमोहन को बंगले में ले जाकर जबरन ही कुर्सियों पर बिठा दिया। वहां गुलशन छाबड़ा और विजय सिंह के अलावा 4 और आदमी मौजूद थे, जिनमें से 2 की रिवाल्वरें जगमोहन के बदन से और 2 की देवराज चौहान के बदन से सटी थी। देवराज चौहान और जगमोहन बेहद सख्त क्रूर निगाहों से उन दोनों को देख रहे थे और कुछ ऐसी ही निगाहों से गुलशन छाबड़ा और विजय सिंह उन्हें देख रहे थे। हीरा निकालो, एकाएक गुलशन छाबड़ा दरिंदगी भरे स्वर में दोनों से कह उठा। कौन सा हीरा? देवराज चौहान का लहजा बेहद स्थिर था। वह हीरा जो होटल में या फिर कार में राजन चौधरी ने तुम दोनों को दिया था। वह हीरा जिसके भीतर अरबों खरबों के खजाने का नक्शा है। गुलशन छाबड़ा मौत से भरे स्वर में कह उठा। खामोशी से, शराफत से वह हीरा हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होगा। जगमोहन के दांत पिच गए। तुम कौन हो? देवराज चौहान का स्वर पहले ही जैसा था। गुलशन छाबड़ा ने क्रूर स्वर में कहा, जिससे आज शहर का हर आदमी डरता है। नाम सुना है कभी मेरा, या यूं ही बोले जा रहा है? सुना है, देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। बहुत अच्छी तरह सुना है। सुनकर खुशी हुई कि मेरा नाम सुन रखा है। गुलशन छाबड़ा ने कड़वे स्वर में कहा। अब समझदारी इसी में है कि राजन चौधरी का दिया हुआ हीरा मेरे हवाले कर दो। कहीं ऐसा न हो कि वह हीरा मुझे तुम लोगों से जबरन वसूलना पड़े। ऐसा हुआ तो खामखा वक्त बर्बाद होगा। देवराज चौहान ने अपने साथ सटी रिवाल्वरों की नालों को देखा। अपने आदमियों से कहो कि रिवाल्वरें हटा ले। मुंह की बातों के बीच हथियारों की जरूरत नहीं। जरूरत है, गुलशन छाबड़ा ने खतरनाक लहजे में कहा। कब कहाँ किसकी जरूरत है? मैं तुम लोगों से ज्यादा समझता हूँ। अपनी मत मारो। मैं हीरे की बात कर रहा हूँ, वह मेरे हवाले कर दो। देवराज चौहान की आंखों में बसे सर्द बाव में मौत की सी ठंडक आ गई थी। हमारे पास कोई हीरा नहीं है। क्या क्या बोला तू? गुलशन छाबड़ा एकाएक पागल जानवर लगने लगा। राजन चौधरी ने हमें कोई हीरा नहीं दिया। देवराज चौहान का चेहरा सख्त होता जा रहा था। झूठ बोलता है यह, उनका पीछा करने वाला आदमी तेज स्वर में बोला। होटल में मैंने खुद देखा था कि राजन चौधरी ने इसे हीरा दिया था। उसने जगमोहन की तरफ इशारा किया। अबे उल्लू के पट्टे, जगमोहन दांत पीच कर बोला। अगर उसने होटल में मुझे हीरा दिया था
तो कार में उसने वह हीरा वापस ले लिया था। तब तो तूने दीदे फाड़ कर न देखा, गुलशन छाबड़ा ने सख्त स्वर में कहा। और तुम लोग इतने शरीफ हो कि उस कीमती हीरे को उससे वापस दे दिया। सबको अपना जैसा मत समझो। जगमोहन के शब्द सुनकर न चाहते हुए भी गुलशन छाबड़ा ने खुद पर काबू पाया। होटल में उसने हीरा तुम्हें क्यों दिया था? वह कहता था कि हीरे में कुछ पड़ा है, वह भीतर से खोखला है और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह हीरा खुलता कैसे है। वह चाहता था कि हम उसे किसी प्रकार खोलने की चेष्टा करें। तुम्हें मालूम था कि उसके भीतर खजाने का नक्शा है। जब तुम्हारे आदमियों ने उसे घेरा तो उनके मुंह से ही खजाने के नक्शे की बात निकली थी। गुलशन छाबड़ा के चेहरे पर विशेली मुस्कान नृत्य कर उठी। बहुत खूब, यह जानने के बाद भी कि हीरे के भीतर खजाने का नक्शा है, तुम लोगों ने उसे हीरा वापस लौटा दिया। इतने शरीफ तो नहीं लगते तुम लोग। कौन पागल तुम्हारी बात मानेगा? हम तुम्हारी तरह नहीं है कि दूसरों के माल को छीनना शुरू कर दे। अपनी जुबान पर काबू रखो। एकाएक विजय सिंह जगमोहन को देखकर गुर्राया। जगमोहन दांत बीच कर रह गया। खैर छोड़ो, बहुत हो गई बेकार की बातें। हीरे की बात करो, देते हो या नहीं? हीरा, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा, राजन चौधरी के पास है। गुलशन छाबड़ा के चेहरे पर खतरनाक बाव उछले। रिवाल्वर निकलकर हाथ में आ गई। हीरा तुम दोनों के पास है। साले हरामी, देते हो या मैं? अबे ओए! जगमोहन का चेहरा क्रोध से स्याह उठा। यह गाली वाली किसी और को देना। गुलशन छाबड़ा होगा तू लोगों के लिए, हमारे लिए तू घास बराबर है। दांत किटकिटाकर गुलशन छाबड़ा ने रिवाल्वर वाला हाथ जगमोहन की तरफ उठाया। ठहरो! एकाएक देवराज चौहान की आवाज़ में वैशी भाव आ गए। गोली चलाने की गलती मत कर बैठना, वरना पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। गुलशन छाबड़ा की आंखें सिकुड़ी, होठ बिचे हुए थे। तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो? गुलशन छाबड़ा को गुलशन छाबड़ा गुर्राया। हाँ, शायद तुम मुझे जानते नहीं, तभी। अबे जा, तेरे जैसों को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तेरे तो थोबड़े पर तेरे नाम का ठप्पा लगा। उसी समय देवराज चौहान कुर्सी से उठा। उस पर रिवाल्वर सटाए दोनों व्यक्तियों ने रिवाल्वर के जोर पर उसे पुनः बैठाना चाहा, परंतु देवराज चौहान ने उन दोनों को पीछे धक्का दिया। क्षण भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। गुलशन छाबड़ा की आंखों में हल्की सी हैरानी उभरी और गायब हो गई। देवराज चौहान ने उसे घूरते हुए सिगरेट सुलगाई और उसकी तरफ बढ़ा। जगमोहन कुर्सी पर उसी तरह रिवाल्वरों के साए में बैठा रहा। मैं अभी तक तुम्हारे साथ बहुत आराम से पेश आ रहा था, गुलशन छाबड़ा ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मन ही मन हैरान था कि यह इंसान किस तरह रिवाल्वरों की परवाह न करके आगे बढ़ाया है। जाने क्यों उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि यह लोग आम इंसान नहीं हैं, बल्कि खास दमखम रखने वाले हैं। तुम इसलिए आराम से बात कर रहे हो कि हमसे हीरा लेना चाहते हो। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि हीरा हमारे पास नहीं है, तो उसी समय हमें शूट करने की कोशिश करोगे। देवराज चौहान क्रूरता भरे स्वर में बोला। फिर भी यह बात अपने दिमाग में बिठा लो कि हीरा हमारे पास नहीं है, वह राजन चौधरी के पास है। एकाएक गुलशन छाबड़ा के चेहरे पर जहरीले भाव उभरे। फिर तो बहुत गड़बड़ हो गई। देवराज चौहान उसे घूरता रहा। गुलशन छाबड़ा की निगाह जगमोहन की तरफ उठी। यह तुम्हारा कौन लगता है? तुम नहीं समझ पाओगे कि यह मेरा कौन लगता है, देवराज चौहान ने दांत पीचकर कहा। यानी कि तुम्हारी निगाहों में इसकी अहमियत है, शायद अपनी जान से भी ज़्यादा अहमियत है, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। गुलशन छाबड़ा कहर से भरी हंसी हंसा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। खैर, मैं जानता हूँ राजन चौधरी ने वह हीरा तुम लोगों को दिया है, और अगर नहीं दिया तो भी तुम लोगों को मालूम है इस वक्त राजन चौधरी कहाँ मिलेगा। गुलशन छाबड़ा एक एक शब्द चबाकर बोला। तुम मुझे हीरा ला दो, मैं तुम्हारे इस आदमी को छोड़ दूंगा, समझे? इसे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। जब हीरा मिल जाए तो मेरे किसी भी आदमी से बात कर लेना। शहर भर में फैले मेरे आदमी तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे।
वह तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। तुम इसे नहीं ले जा सकते। देवराज चौहान ने दांत बींचकर कहा। ले जा रहा हूँ, तुम्हारे कहने पर छोड़ नहीं दूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? देवराज चौहान। देवराज चौहान के होठों से जैसे दरिंदगी निकली। देवराज चौहान। गुलशन छाबड़ा की आंखें सिकुड़ी। कौन देवराज चौहान? वही देवराज चौहान, जगमोहन कड़वे स्वर में बोला, जो इस समय तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। गुलशन छाबड़ा चौंका। कई पलों तक हक्का बक्का देवराज चौहान को देखता रह गया। विजय सिंह भी एकाएक देवराज चौहान को सामने पाकर सकपका उठा था। देवराज चौहान सर्द भाव से गुलशन छाबड़ा को देखे जा रहा था। यह तो मजा आ गया। गुलशन छाबड़ा हंसा। लॉटरी खुल गई मेरी। यह जगमोहन है ना? देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मुझे यकीन आ गया है कि वह नक्शे वाला हीरा मुझे मिल जाएगा। सुनो, यह जगमोहन मेरे कब्जे में तब तक रहेगा जब तक तुम राजन चौधरी वाला हीरा मुझे नहीं दे देते। वह हीरा तुम्हारे पास है या राजन चौधरी के, इस बात से मुझे कुछ लेना देना नहीं। और अगर तुमने अंत तक मुझे हीरा लाकर नहीं दिया तो मैं जगमोहन की लाश तुम तक पहुंचा दूंगा। देवराज चौहान के चेहरे और आंखों पर क्रोध का भूकंप उभरा। ना तो हीरा मेरे पास है और न ही मुझे पता है कि राजन चौधरी कहाँ रहता है। राजन चौधरी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तुम खामखा बेवजह मुझे जबरन इस मामले में खींचने की चेष्टा कर रहे हो। गुलशन छाबड़ा ठठाकर हंस पड़ा। परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। तुम इस मामले में आ भी जाओ तब भी मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कान खोलकर सुन लो। जगमोहन को चाहते हो तो हीरा कहीं से भी लाकर मेरे हवाले करो। चलो विजय सिंह, जगमोहन को साथ ले लो। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ करने की चेष्टा करे तो बेशक दोनों को शूट कर देना। देवराज चौहान ने दांत बींचकर वहां के माहौल का जायजा लिया। हालात गुलशन छाबड़ा के हक में थे। अगर वह कुछ करने की चेष्टा करता तो कम से कम जगमोहन की जान अवश्य जाती। मुठ्ठिया बीचे देवराज चौहान वैसे ही खड़ा रहा। जगमोहन से उसकी आंखें मिली। जगमोहन मुस्कुराता हुआ कह उठा, मुझे लगता है जैसे वह खजाना, हीरा, नक्शा वगैरह हमारी किस्मत में, हमारे हाथों में आने वाला है। यह तो बढ़िया हो गया। जगमोहन हंसा। वरना मेरे लाख कहने पर भी तुम इस मामले में हाथ न डालते। गुलशन छाबड़ा अपने सब आदमियों के साथ जगमोहन को साथ लेकर चला गया और पीछे छोड़ गया एक सुलगता अंगारा देवराज चौहान के रूप में। अब देवराज चौहान के सामने बड़ी दिक्कत राजन चौधरी को तलाश करने की थी कि इतने बड़े शहर में उसे कहाँ तलाश करे। उसका ठिकाना भी देवराज चौहान को मालूम नहीं था और अगर मालूम हो भी जाए तो भी राजन चौधरी से वहाँ नहीं मिलना था। जाने कहाँ छिपा बैठा होगा। वैसे अगर देवराज चौहान चाहता तो दूसरे ढंग से भी जगमोहन को गुलशन छाबड़ा से वसूल कर लेता, परंतु जिस तरह गुलशन छाबड़ा ने उसे घेर कर अपनी दादागिरी दिखाई थी, जगमोहन को वह रिवॉल्वरों के दम पर अपने साथ ले गया था और उसके लिए जबरदस्ती का हुक्म सुना गया था कि हीरा जहाँ भी है उसके पास पहुँचा दे। इन सब बातों को सामने रखते हुए देवराज चौहान ने यह इरादा बना लिया था कि वह गुलशन छाबड़ा को ऐसी मौत देगा कि दोबारा पैदा होने की सोचकर भी कांप उठेगा। देवराज चौहान राजन चौधरी को तलाश करने लगा। राजन चौधरी का मिलना जरूरी था। देवराज चौहान खाना पीना छोड़कर दिन रात राजन चौधरी की तलाश में रहा। आखिरकार राजन चौधरी इत्तेफाक से मिला। एक रेस्टोरेंट में वह ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे देखते ही देवराज चौहान पर चढ़ी 11 दिन की थकावट फौरन उतर गई। राजन चौधरी ने देवराज चौहान को करीब पाया तो सकपका उठा। फिर धीरे धीरे वह सामान्य होने लगा, शायद यह सोचकर कि इस इंसान से उसे कोई खतरा नहीं। देवराज चौहान होठों पर मुस्कुराहट लिए उसके सामने पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। हेलो, राजन चौधरी ने बेचैनी से पहलू बदला और पुनः नाश्ते में व्यस्त हो गया। मेरे ख्याल में शायद तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हो। राजन चौधरी ने उसे देखा। हाँ, राजन चौधरी के चेहरे पर सतर्कता के भाव उभरे। क्यों, नीयत खराब हो गई क्या? मुझसे हीरा छीनने का इरादा बन गया है? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। नहीं,
ऐसा कोई इरादा नहीं। वैसे मैं तुम्हें 10-12 दिन से तलाश कर रहा हूँ। क्यों? राजन चौधरी की आंखें सिकुड़ गई। होटल में जब तुम हमें मिले उसके बाद गुलशन छाबड़ा हमारे पीछे पड़ गया। उसका कहना है कि तुमने हमें हीरा दिया है। वह हमसे हीरा मांग रहा है। वह मेरे साथी को भी उठाकर ले गया है। अगर मैं उसे हीरा दूंगा तो वह मुझे मेरा साथी वापस कर देगा, नहीं तो उसे मार देगा। देवराज चौहान का स्वर शांत था। यह तो वास्तव में तुम्हारे साथ बुरा हुआ। राजन चौधरी नाश्ता करते हुए बेहद सतर्क था। लेकिन अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हें हीरा वापस दे दूंगा तो गलत समझते हो। हीरा कहाँ है? मेरी जेब में, और उसी जेब में रिवॉल्वर भी है। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से। मैं तुमसे हीरा छीनने नहीं आया। तुम्हारे हालात तो जाहिर कर रहे हैं कि यह काम तुम कभी भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ बात करने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था। कल ही बात। तुम उस हीरे का क्या करोगे? उस हीरे के खोल की कीमत 1 करोड़ रुपया है, और साथ में अरबों खरबों के खजाने का नक्शा। मैंने पूछा है, तुम उसका क्या करोगे? राजन चौधरी ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। वैसे तो मैं अभी उसका कुछ नहीं करता। जब तक कृष्णा जेल से नहीं आता तब तक मैंने कुछ भी नहीं करना था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खुद मुझे ही खजाने तक पहुंचना होगा। हीरा खुल नहीं रहा तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद खुल जाएगा। जेल में किसने के पास भी पूछने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि जेल के बाहर गुलशन छाबड़ा जैसे हरामी ने अपने आदमी खड़े कर रखे होंगे। ठीक है, देवराज चौहान कष्ट लेकर बोला। माना कि तुम नक्शे के दम पर खजाने तक पहुंच भी गए, तो उस स्थिति में क्या तुम खजाना हासिल कर लोगे? उसे ले आओगे? क्या मतलब? खजाने जैसी चीज को मात्र एक आदमी नहीं ला सकता। इसके लिए ग्रुप चाहिए, साथ में 2-4 आदमी होने चाहिए। मत भूलो कि जब तुम्हारा भाई किशन कुमार खजाने की तरफ गया था तो साथ में 6 पार्टनर थे, जिनमें से 3 तो रास्ते में ही हादसों का शिकार होकर मर गए थे। तुम्हारा भाई बेवकूफ़ तो नहीं था कि साथ में दूसरों को लेकर गया था। ऐसे में तुम अकेले तो खजाने के सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते। राजन चौधरी के होंठ भींच गए। स्पष्ट है कि खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें विश्वासी आदमी भी चाहिए। माना, लेकिन वह विश्वासी आदमी कम से कम तुम तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं। क्या मालूम तुम गुलशन छाबड़ा से भी मक्कार आदमी हो। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वह कैसा है। तुम मुझे कोई भी बात कहो, लेकिन बरगला नहीं सकते। हीरा तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम ठीक कहते हो कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वह कैसा आदमी है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बताता, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बताना पड़ रहा है। मेरा नाम जान लो और अंडरवर्ल्ड के लोगों से मेरे बारे में पूछ लेना। अगर मैं विश्वास के काबिल लगूं तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें बंगले का पता दे देता हूँ। अगर मैं विश्वास के काबिल लगूं तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें बंगले का पता दे देता हूँ। राजन चौधरी की निगाह देवराज चौहान पर टिकी रही। मेरा नाम देवराज चौहान है। राजन चौधरी जोरों से चौंका। देवराज चौहान? तुम देवराज चौहान हो? राजन चौधरी के होठों से हक्का बक्का स्वर निकला। हाँ, और वह तुम्हारा साथी जगमोहन है। राजन चौधरी की आंखों में व्याकुलता उभरी। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम तो मेरे बारे में जानकारी रखते हो। क्षण भर के लिए राजन चौधरी कुछ नहीं कह सका। तुम मेरे बारे में कहीं से भी जानकारी हासिल कर सकते हो। मैं हर उस इंसान के लिए विश्वास के काबिल इंसान हूँ जो मेरे साथ शराफत से पेश आता है। दादागिरी नहीं दिखाता, धोखेबाजी नहीं करता। अगर मेरे बारे में तुम्हें तसल्ली से भरी जानकारी मिले तो हीरा लेकर मेरे पास आ जाना। बाकी बातें मैं फिर करूँगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने बंगले का पता बताया। अगर मैं बंगले पर न मिलूं तो वहीं रहकर मेरा इंतजार कर लेना। देवराज चौहान उठने को हुआ कि राजन चौधरी जल्दी से उसकी कलाई पकड़कर बोला। बैठो बैठो, जा कहाँ रहे हो?
देवराज चौहान जैसी शख्सियत के बारे में मुझे कहीं से भी जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है और जितना सुन रखा है उतना मेरी तसल्ली के लिए बहुत है। सच में मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि तुम यानी देवराज चौहान मेरे सामने बैठा है। कहते हुए राजन चौधरी ने बचा खुचा नाश्ता वहीं छोड़ा और रुमाल से हाथ साफ करने के पश्चात कोट की जेब में हाथ डालता हुआ बोला, न जाने क्यों मुझे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा चेहरा मेरे लिए जाना पहचाना है, परंतु समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हें कहाँ देखा है। लेकिन अब ध्यान में आ रहा है। तुम्हारे बताते ही ध्यान में आ गया कि कभी मुद्दत बरसों पहले तुम्हारी तस्वीर अखबार में देखी थी। हालांकि उन तस्वीरों के हिसाब से तुम्हारा चेहरा बदला अवश्य है, परंतु इतना नहीं कि जानने के पश्चात पहचाना न जा सके। कहने के साथ ही राजन चौधरी ने कोट की जेब से रुमाल में लिपटा हीरा निकाला और देवराज चौहान के सामने टेबल पर रख दिया। यह लो हीरा, वही हीरा जिसमें खजाने का नक्शा है। देखा तो नहीं नक्शे को, लेकिन किसने ने ऐसा ही कहा है। जब तक यह हीरा मेरे पास था मुझे ऐसा लग रहा था कि छिन जाएगा, कोई दूसरा ले जाएगा, लेकिन अब इसे तुम्हारे हवाले करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुरक्षित हाथों में पहुंच गया है। राजन चौधरी को इस तरह हीरा सौंपते देखकर देवराज चौहान को मन ही मन हैरानी अवश्य हुई, वरना उसे आशा नहीं थी कि वह इस कदर आसानी से हीरा उसे दे देगा। मुझे उस इंसान पर पूरा भरोसा है जो अंडरवर्ल्ड में देवराज चौहान के नाम से जाना जाता है। राजन चौधरी एकटक देवराज चौहान के चेहरे को देखते हुए कह उठा, तभी मैंने हीरा दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जगमोहन को छुड़ाने के वास्ते हीरे को गुलशन छाबड़ा के हवाले कर दो। एक तरफ से यह हीरा, इसमें पड़ा नक्शा मेरे भाई किसने की अमानत है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मैं किसने को क्या जवाब दूंगा। वैसे किसने का कहना था कि यह हीरा उसने उसी खजाने से उठाया था। देवराज चौहान ने रुमाल में से हीरा निकाला और उसे ध्यानपूर्वक देखने लगा। तुम्हें खजाने में दिलचस्पी है या हीरे में? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हालात ऐसे हैं कि कम से कम हीरा गुलशन छाबड़ा के हाथों में जरूर जाएगा, तो वह कमीना इसे वापस नहीं देगा। 1 करोड़ की कीमत होगी इसकी, वह बेचैनी से बोला। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। तुमने कहा कि यह हीरा तुम्हारे भाई ने खजाने से उठाया था, तो वहां पर ऐसे न जाने कितने हीरे होंगे। ऐसे में अगर यह ही हीरा हाथ से जाता है तो तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमारे सामने 3 काम बहुत जरूरी है। पहला काम है जगमोहन को वापस पाना, दूसरा गुलशन छाबड़ा से पीछा छुड़ाना और तीसरा उस खजाने तक पहुंचकर खजाने को हासिल करना। राजन चौधरी ने बेहद धीमे अंदाज में सिर हिला दिया। तुमने ठीक कहा देवराज चौहान, बेहतर होगा मैं जो कर रहा हूँ करूँगा, मुझे करने दो, बीच में दखल मत देना। बदले में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम खजाना हर हाल में हासिल कर लेंगे। देवराज चौहान ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, और तुम्हारी दिलचस्पी हीरे में ना होकर खजाने में है, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम खजाने तक पहुँचेंगे, उसे पा लेंगे। ठीक है, लेकिन बोलो बोलो, वह खजाना, उसका क्या हिसाब होगा? राजन चौधरी ने हिचकते हिचकते कहा। जो तुम चाहो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। माँ, मैं, हाँ, बेहिचक कहो। तुमने ऐसा करके जिस तरह हीरे को मेरे हवाले किया है, उसे देखते हुए मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जो तुम चाहो, जैसा तुम चाहो। माँ, मैं चाहता हूँ जो भी मिले आधा आधा का कर लो। ठीक है, ऐसा ही होगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। खजाना मिलने के बाद हम आधा आधा कर लेंगे। दरअसल राजन चौधरी हिचकते हुए बोला, यह जो आधा मिलेगा वह है तो किसने का? हक तो उसी का बनता है। वह तो अपनी अमानत मेरे पास छोड़। मैं सब समझता हूँ, देवराज चौहान ने टोका। और फिर तुम जो आधा आधा मांग रहे हो
वह बिल्कुल जायज है। किसी बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। जवाब में राजन चौधरी मुस्कुराया। उठो, यहाँ से चलते हैं, देवराज चौहान बोला। अभी हमें बहुत काम करने। देवराज चौहान आगे के शब्द पूरे न कर सका। एकाएक उनके पास कोई आ खड़ा हुआ था। देवराज चौहान ने निगाह उठाकर उसे देखा। वह जो भी था, देवराज चौहान ने उसे पहले नहीं देखा था। लेकिन राजन चौधरी उसे देखते ही सकपका उठा। जल्दी से सूखे होठों पर जीभ फेरी। गुलशन छाबड़ा की ही टक्कर का इस शहर का बड़ा दादा था। बेहद खूंखार खतरनाक इंसान। हीरानंद जसवानी। हीरानंद जसवानी था वह। हीरानंद जसवानी 50 की उम्र का सेहतमंद सिंधी था। हिम्मती और दिलेर इंसान था। आज से 15 साल पहले शराफत से जिंदगी बिताता हुआ शादी ब्याह पर घोड़ी किराए पर देने का काम करता था। यह जुदा बात थी कि उसने कुछ शादी नहीं की थी। सब उसे हीरानंद घोड़ी वाला कहते थे। सब ठीक रहता अगर पड़ोसी घोड़ी वाले की बीबी से छिपकर मिलने का वास्ता न होता तो। उसका पड़ोसी दुकानदार भी शादी ब्याह पर घोड़ी किराए पर देने का काम करता था। और जब दुकान पर होता तो हीरानंद जसवानी उसके घर उसकी बीबी के पास पहुंच जाता, जो कि सच कर अदाओं के साथ उसका इंतजार कर रही होती। 2 साल पहले उससे बच्चा हुआ था और वह अक्सर हीरानंद जसवानी को कहा करती थी, बच्चे का असली बाप वही है। हो सकता है सच भी हो, क्योंकि बच्चे का चेहरा मोरा हीरानंद पर ही गया लगता था। बहरहाल पिछले 4 सालों से हीरानंद मजे में था। अपनी घोड़ी वह दूसरों को देता था ताकि दूल्हा बैठ सके, और दूसरों की प्राइवेट घोड़ी पर वह खुद दूल्हा बनकर बैठता था। हीरानंद जसवानी की पुरानी आदत थी पीठ पीछे वार करना। बहरहाल एक दिन वह पड़ोसी घोड़ी वाले की प्राइवेट घोड़ी की सवारी के लिए तैयारी कर रहा था कि ऊपर से उसका पति आ गया। यह सब वह बर्दाश्त न कर सका। हीरानंद खुद को बचाकर वहां से खिसक गया, सीधा दुकान पर पहुंचा और आराम से बैठ गया। पौने घंटे बाद पड़ोसी वहां पहुंचा। क्रोध से ददक रहा था, पागल लग रहा था, और उसके हाथ में खून से सना चाकू था। स्पष्ट था कि अपनी बीवी को जान से मारकर उसके पास आया है। यह सब देखकर पूरा बाजार इकट्ठा हो गया। उसने हीरानंद पर भी चाकू से वार किया। खुद को बचाकर हीरानंद ने उसका ही चाकू छीनकर उसे गोप दिया। वह मर गया। चूंकि बाजार वाले गवाह थे कि वह हीरानंद की जान ले लेना चाहता था, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले की जान ली, और उसे मारने से पहले घर पर वह अपनी बीबी की हत्या करके आया था। बहरहाल मामला हीरानंद के हक में रहा। अदालत ने उसे बरी कर दिया। यह किसी को भी पता न चल सका कि उसका पड़ोसी क्यों हीरानंद को मारना चाहता था, या उसने अपनी बीवी की जान क्यों ली। एक खून कर देने के बाद अपने इलाके में हीरानंद आसनानी की दादागिरी के झंडे लहराने लगे। जो उसे सलाम नहीं करता वह सलाम करने लगा। जो नहीं जानता था वह उसे जानने लगा। परंतु इन सब बातों का उसे तगड़ा नुकसान हुआ। धंधा खत्म हो गया। लोगों ने शादी ब्याह के लिए उससे घोड़ी लेनी बंद कर दी। घोड़ी ना मिलने पर लोगों को दूल्हे को पैदल ले जाना मंजूर था, परंतु हीरानंद जसनानी के यहाँ से घोड़ी लेना मंजूर नहीं था। इस कदर बदनाम हो चुका था हीरानंद जसनानी। काम चौपट हो गया था, परंतु हीरानंद का हौसला चौपट नहीं हुआ। इसी दौरान 2-4 दादों से उसका संबंध बन गया था। उन्हीं दादों की बदौलत वह पूरी तरह दादागिरी पर उतर आया। गैर कानूनी कामों में हाथ ऐसा डाला कि फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे बढ़ते बढ़ते 15 सालों की भरपूर मेहनत से हीरानंद जसनानी शहर का जाना माना दादा बन चुका था। अपने मतलब के खातिर तो अपनी भी गर्दन काट सकता था। ऐसा था हीरानंद जसनानी। बदमाशों की दुनिया में आज गुलशन छाबड़ा की तूती बोलती थी, तो हीरानंद जसनानी भी कम नहीं था। गुलशन छाबड़ा के मुकाबले उसकी तूती नहीं तो कम से कम तूती ही बोलती थी। राजन चौधरी हीरानंद के साथ साथ उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी रखता था। ओए पुट्टर,
हीरानंद राजन चौधरी के गाल पर हथेली थपथपाकर बोला, तेरा क्या हाल है नी? सब फिटफाट चल रहा है नी? वड़ी, बहुत सयाना है, बहुत सयाना है तू तो गुलशन को भी अपने पीछे पीछे पूरा घुमा दिया साईं। परंतु हीरा उसके हाथ नहीं पड़ानी। वह खजाने का क्या, हीरे में सलामत घुसेड़ रखा है ना। कहीं खाली खाली तो हीरे की गेंद को मैदान में तो नहीं घुमा रहा वड़ी। राजन चौधरी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और देवराज चौहान को देखा। हीरानंद जसनानी ने देवराज चौहान को देखते हुए किसी गाय की तरह हाथों को जोड़ा। नमस्कार देवराज चौहान, साईं तेरे जैसी हस्ती से मिलकर दिल बहुत खुश हुआ नी। कहते हुए हीरानंद ने दूसरी टेबल की कुर्सी खींची और उस पर बैठता हुआ बोला, कोई नहीं जानता तेरे को, हर तरफ अपना डंका ठोक रखा है नी। दिल तो बहुत दिनों से कर रहा था वड़ी कि तेरे से मिलूं, परंतु खास कुछ नहीं हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो कि हीरानंद मुलाकात करता। देवराज चौहान आंखें सुकोड़े हीरानंद जसनानी को देखे जा रहा था। देवराज चौहान भाई, तू मेरे को नहीं जानता नी। मैं उसी तालाब की छोटी सी मछली हूँ जिस तालाब में तू मगरमच्छ बनकर तैरता है नी। हीरानंद जसनानी, तेरा ये राजन चौधरी मेरे को जानता है नी। यह तो इसका थोबड़ा बता रहा है, पूरा बोर्ड लगा रखा है नी इसने अपने थोबड़े पर। फिर हीरानंद जसनानी ने हीरा देखा तो होले से हंसा। वाह जी, यह हीरा तो बहुत खूबसूरत है नी, दिखाना साईं। हीरानंद ने हाथ आगे किया। देवराज चौहान ने हीरा उसकी तरफ बढ़ाया। हीरानंद ने फौरन उसे थामा। आंखों में चमक लहरा उठी। चमकते हीरे को दाएं बाएं से देखने लगा, फिर उसे चूमा। वड़ी कितना प्यारा है नी, ऐसा हीरा तो भगवान सबको दे, मेरे को भी दे, देवराज चौहान भाई को भी दे, और यह अपने लाल राजन चौधरी को भी देनी। एकाएक हीरानंद ने देवराज चौहान को देखा। साईं एक बात तो बतानी, यह हीरा बीच में से खोखला है नी? हाँ, देवराज चौहान अभी तक हीरानंद को पैनी निगाहों से घूरे जा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यह बीच में से खोखला है, तो वह खजाने का नक्शा भी इसके बीच में ही फंसा पड़ा होगा। उसे निकाला है या अभी तक अंदर ही घुसा पड़ा है? अंदर ही है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। ये तो और भी बढ़िया बात है नी कि सब कुछ अभी इसके अंदर है। हीरानंद जसनानी ने हथेली में पड़े हीरे को उछाला। हथेली पर फिर देवराज चौहान से बोला, तू फिक्र नहीं कर वड़ी, गोड़ी नहीं है तो क्या हुआ, मैं उस गुलशन छाबड़ा की बैंड बजा दूंगा वड़ी। बहुत घटिया इंसान है वो, घटिया इंसान वैसे भी मेरी आंख में किरकिरी बना बैठा है नी। साईं, यहाँ पर मेरे 15 आदमी है हथियारों के साथ। यहाँ पर कोई अपने पर भी न फैला सकता। मैं पूरा प्रबंध करके आया हूँ नी। यहाँ हीरानंद की ही चलेगी, कोई दूसरा अपनी चलाएगा तो मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा। हीरानंद सिंधी मक्खी की तरह उसे दोनों हाथों में दबाकर पीस देगा हरामी को। हीरानंद बहुत खतरनाक आदमी है वड़ी। राजन चौधरी ने हड़बड़ाकर फौरन हर तरफ निगाह मारी। अगले ही पल उसे कई आदमी नजर आए जो कि यकीनन हीरानंद सिंधी के ही आदमी थे। लाओ हीरा मुझे दो, देवराज चौहान सपाट स्वर में बोला। ठहर जा देवराज चौहान भाई, थोड़ी सी गर्मी ले लेने दे वड़ी। बहुत प्यारा हीरा है ना? बहुत प्यारा हीरा है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को वड़ी। हीरानंद मुस्कुराकर बोला, ये गुलशन छाबड़ा बहुत हरामी आदमी है नी। यूं ही मेरे फट्टे में टांग अड़ाता है, साले को मौका भी न मिले तो भी ऐसा करता है। बहुत गलत है ये गुलशन छाबड़ा। मैंने फ़ोन पर उसे बहुत समझाया लेकिन मेरी बात नहीं माना। अपने को बड़ा दादा समझता है। तो हीरानंद भी छक्का नहीं है। मैंने अपने 2-4 आदमी गुलशन छाबड़ा में घुसेड़ दिए नी। हीरानंद सिंधी के शेर गुलशन छाबड़ा की खबरें मुझे देते रहते हैं नी। जो खबर अपने काम की होती है उसे अपने पास रख लेता हूँ, नहीं तो बाकी की हवा में उड़ा देता हूँ। उन्हीं शेरों से पता चला साईं की कोई हीरे वीरे का फेर है।
कोई मोटे खजाने का चक्कर है वड़ी। सारा मामला पता चल गया नी, लेकिन मेरे को नहीं पता चला कि मैं क्या करूं। सोचा हरामी गुलशन छाबड़ा पर नजर रखूं, वह जो करेगा सामने आ जाएगा। हीरानंद सिंधी ने रुककर देवराज चौहान पर निगाह मारी। वड़ी मेरी बात सुन रहा है नी, या फिर मैं ऐसे ही? बहुत अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। तू तो बहुत बढ़िया आदमी है ना वड़ी। खैर, तो एक दिन गुलशन छाबड़ा एक बंगले पर गया नी। वो बंगला तुम्हारा वाला था, देवराज चौहान भाई। वहां से वड़ी उसे हीरा तो नहीं मिला, परंतु जगमोहन को ले आया। मेरे आदमी ने सब देखा सुना, मुझे खबर दी। मैंने सब मामला समझा और अपने आदमियों से बोला कि अपने देवराज चौहान के पीछे को रहो। अगर वह हरामी गुलशन छाबड़ा देवराज चौहान भाई के साथ गड़बड़ करे तो सबको खत्म कर देना। मेरे आदमी तेरे पीछे रहे देवराज चौहान भाई। मेरे आदमी तेरे पीछे रहे देवराज चौहान भाई। लेकिन तेरे को इसलिए पता नहीं चला कि पीछे वाले आदमी बदलते रहे, कभी कोई तो कभी कोई। फिर कुछ देर पहले मेरे आदमी ने मुझे खबर दी कि साईं देवराज चौहान यहाँ बैठा इस लाल से बात कर रहा है। तो मैंने सोचा अपने देवराज चौहान भाई से मिल ही आऊं। खैर, बहुत खुशी हुआ तुमसे मिलकर, सच में दिल प्रसन्न हो गया वड़ी। हीरा दो। देवराज चौहान की आवाज़ शांत और स्थिर थी। देता हूँ। हाथ को सेक रहा हूँ वड़ी, मजा आ रहा है। हीरानंद सिंधी ने हीरा पुनः उछाला। देवराज चौहान भाई, तुम यह हीरा उस हरामी गुलशन छाबड़ा को नहीं देना। वह जगमोहन को ले गया है नी, फिक्र नहीं करना। मैं 12 घंटों के भीतर ही भीतर जगमोहन को उससे ले आऊंगा भाई। इस सिंधी में बहुत ताकत है नी। आज वह हरामी गुलशन छाबड़ा भी मेरी ताकत का नमूना देखेगा। मैं उसे हीरा दो। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। हीरानंद सिंधी ने सिर झटककर गहरी सांस ली। मेरी बात तो। हीरा ले साईं। हीरानंद सिंधी को हीरा क्या करना है? हीरानंद सिंधी तो खुद हीरा है। कहते हुए हीरानंद ने हाथ बढ़ाकर देवराज चौहान की हथेली में हीरा रख दिया। अब तो ठीक है ना वड़ी? देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। हीरा वापस लौटते देखकर राजन चौधरी की जैसे जान में जान आई। तो मैं गुलशन छाबड़ा से जगमोहन को, तुम इस मामले में हाथ नहीं डालोगे, कुछ नहीं करोगे, अपने काम से मतलब रखो। ऐसा नहीं हो सकता देवराज चौहान भाई। हीरानंद सिंधी की आंखों में खतरनाक भाव उभरे। वड़ी उस हरामी गुलशन छाबड़ा से तो मुझे भी खुंदक है, और मैं तुम्हारी आड़ लेकर अपनी खुंदक निकालना। तुम जो मर्जी करो, लेकिन मेरे मामले में दखल नहीं दोगे। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। हीरानंद जसनानी ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। साईं, मैं नहीं चाहता कि गुलशन छाबड़ा ताकतवर बने। उसके पास हीरा आ गया तो वो उसमें हाथ डालकर खजाने का नक्शा निकाल देगा, खजाने का मालिक बन जाएगा नी। अगर ऐसा हो गया तो वह मेरे को नचाकर रख देगा वड़ी। कुछ तो ख्याल करो देवराज चौहान भाई। देवराज चौहान ने हीरा अपनी जेब में डाला, फिर सख्त स्वर में बोला, तुम मेरे मामले में दखल नहीं दोगे। ऐसा नहीं हो सकता। हीरानंद सिंधी का चेहरा क्रोध से ददक उठा। साईं, तू हीरा उसे देगा तो वह ताकतवर बनकर मेरे सारे झंडे वंडे उखाड़ देगा नी। हीरानंद एक ही शर्त पर अपना हाथ पीछे खींच सकता है कि तुम वायदा करो हीरा गुलशन छाबड़ा को नहीं दोगे। जगमोहन को छुड़ाने के लिए मुझे हीरा देना पड़ा तो मैं दूंगा। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। हीरानंद जसनानी की आंखों में खतरनाक भाव उभरे। वड़ी देवराज चौहान, तेरी जगह कोई और होता तो इतना ही जवाब काफी था। यह हीरालाल अब तक उसे ढेर करके जा चुका होता, लेकिन तेरे को कुछ कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है साईं। तू तो हमारा गुरु है, लेकिन यह हीरालाल हाथ जोड़कर तेरे से प्रार्थना करता है नी। गुलशन छाबड़ा को हीरा नहीं देना नी। वह ताकतवर बनकर मेरे जैसे कई हीरानंद का गुलशन उजाड़ देगा नी। हमारा भी ख्याल कर वड़ी। क्यों मेरी कश्ती में छेद करता है साईं? देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाई
और कश लेकर बोला, हीरानंद, मेरी पूरी कोशिश होगी कि गुलशन छाबड़ा को खजाना न मिल सके। बात सुनकर मजा नहीं आया नी। और जगमोहन गुलशन छाबड़ा के पास नहीं होता तो मैं यह बात वायदे के साथ कहता। वड़ी तेरे को तो बोला है नी, तेरे जगमोहन को तो मैं नहीं। यह मेरा मामला है और किसी को इसमें दखल देने की इजाज़त नहीं दूंगा। गुलशन छाबड़ा से तुम्हारी बैर है तो उसे अपने ढंग से निपटो। मेरे मामले के साथ अपना मामला न मिलाओ। साईं, मेरे को तो सब उल्टा पुल्टा लग रहा है नी। हीरानंद जसनानी तीखे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता के भाव उभरे। यहाँ से जाओगे या नहीं? मेरे को क्या, यहाँ से सबको ही जाना है साईं, लेकिन यह हीरा गुलशन छाबड़ा को नहीं देना। उठो। देवराज चौहान के दांत बिछ गए। हीरानंद जसनानी शराफत से उठ गया। अपने आदमियों को लो और यहाँ से चले जाओ। सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। वड़ी देवराज साईं, कोई और होता तो वह मेरी बात मान लेता नहीं। मैं प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर अपनी बात मनवा लेता नहीं, लेकिन तेरे सामने मैं अपना सिर नहीं उठा सकता। साईं, मेरी इतनी औकात कहाँ? हीरानंद जसनानी गहरी सांस लेकर बोला, है नी, जो तेरी मर्जी वह कर। मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा और जो मेरी मर्जी होगी वह मैं करूँगा वड़ी। लेकिन तेरे से मैं फिर मिलूँगा साईं। तेरे से मिलकर दिल बहुत खुश होता है नी। वह प्यारा प्यारा हीरा हाथ में लेकर तो और भी मजा आता है नी। सब कुछ गर्म हो जाता है। देवराज चौहान उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। राजन चौधरी ने बेचैनी से पहलू बदला। साईं, ओके नी, बाय, सी यू वड़ी। कहने के साथ ही हीरानंद जसनानी पलटा और अपने साथ आदमियों को लिए बाहर निकलता चला गया। राजन चौधरी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और व्याकुलता से बोला, यह हीरानंद जसनानी खतरनाक आदमी है। यह तो सब ही खतरनाक है। तुम क्या कम हो, मैं क्या कम हूँ? एकाएक देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। बेकार की बातों की तरफ ध्यान मत दो। उठो, यहाँ से चलो। वैसे हीरा क्या तुम गुलशन छाबड़ा को दे दोगे? राजन चौधरी बेचैन था। मैंने तुमसे वायदा किया है ना कि खजाना हम लेंगे। राजन चौधरी ने सहमति से सिर हिलाया। तो फिर इसके बाद हीरे या खजाने की ऐसी बात करने की गुंजाइश ही कहाँ है? उसके बाद राजन चौधरी हीरे के बाबत कुछ नहीं बोला। देवराज चौहान राजन चौधरी को अपने साथ बंगले पर ले गया। दिन भर देवराज चौहान हीरे के साथ बेहद व्यस्त रहा। राजन चौधरी कभी तो देवराज चौहान के पास जा बैठता तो बोर होने पर कभी बंगले में ही टहलने लगता। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होने वाला है। देवराज चौहान जैसा इंसान इस मामले में उसके साथ था, इस बात का उसे बहुत हौसला था। परंतु फिर भी कभी कभार सोचो ही सोचो में उसका विश्वास हिल जाता था। रात को देवराज चौहान कब सोया उसे नहीं मालूम था, क्योंकि वह पहले ही सो गया था। और जब सुबह 9 बजे उसकी आंख खुली तो उसने देवराज चौहान को नहाया धोया बिल्कुल फ्रेश पाया। दोनों 11 बजे के करीब नाश्ते से फारिग हुए। फिर देवराज चौहान ने गुलशन छाबड़ा को फ़ोन किया। फौरन ही उसकी गुलशन छाबड़ा से बात हुई। कहो देवराज चौहान, हीरा मिला कि नहीं? गुलशन छाबड़ा का कड़वा स्वर उसके कानों में पड़ा। मिल गया है। मिल गया? गुलशन छाबड़ा के आने वाले स्वर में हैरानी के भाव उभरे। कहाँ है? मेरे पास, मेरे हाथ में। गुड, वेरी गुड। मैं अभी हीरा लेने आ रहा हूँ। गुलशन छाबड़ा की आवाज़ में बेसब्री के भाव आ गए थे। एकाएक देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। जगमोहन कहाँ है? मेरे पास, एकदम ठीक, मज़े में है। बात कराऊं? कोई ज़रूरत नहीं। जब हीरा लेने आओ तो उसे साथ लेते आना। नहीं, पहले मैं हीरा लूँगा, फिर। गुलशन छाबड़ा, मैंने जो कहा है वही करो। अगर हीरा पाना चाहते हो तो मैं बंगले पर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और किसी भूल में मत रहना। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगा। क्षण भर की खामोशी के पश्चात गुलशन छाबड़ा की आवाज़ आई।
लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो हीरा तुम मुझे दोगे वह राजन चौधरी वाला ही है जिसमें खजाने का नक्शा है। तुम कोई दूसरा हीरा भी तो दे। मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी तसल्ली कर दूंगा, देवराज चौहान ने दांत बींचकर कहा और रिसीवर रखकर सिगरेट सुलगा ली। तभी सामने बैठा राजन चौधरी सूखे स्वर में बोला, तुम वह हीरा गुलशन छाबड़ा को दे दोगे? हाँ। देवराज चौहान का स्वर सर्द और सपाट था। राजन चौधरी ने होठ बींचकर मुंह फेर लिया, बोला कुछ नहीं। 1.5 घंटे के बाद गुलशन छाबड़ा वहां पहुंचा। फौज के साथ पहुंचा। 10 आदमी बाहर और 5 उसके साथ बंगले के भीतर तक आए। विजय सिंह साथ था, जिसने 2 आदमियों की सहायता से जगमोहन को इस तरह कवर कर रखा था कि कोई शरारत न कर सके। गुलशन छाबड़ा बेहद सतर्क नजर आ रहा था। वह हर तरह के हालातों के प्रति तैयार था कि अगर उसके साथ कोई धोखेबाजी हो रही हो तो उसे वह आसानी से संभाल सके। बहरहाल धोखेबाजी की कहीं भी गुंजाइश नहीं थी। देवराज चौहान बंगले के ड्राइंग रूम में आराम से बैठा उन्हें निहार रहा था। देवराज चौहान को देखते ही जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी। मैं जगमोहन को लेकर आया हूं देवराज चौहान, गुलशन छाबड़ा उसे देखते हुए सख्त स्वर में बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कस लिया। तुम ठीक हो? देवराज चौहान ने जगमोहन से पूछा। हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया। इसने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं। जगमोहन होले से हंसा। इसने तो दामादों की तरह रखा था जैसे मैं इसका जीजा हूं। गुलशन छाबड़ा के दांत बिछ गए। छोड़ दो इसे, अब घेर क्यों रखा है? देवराज चौहान ने गुलशन छाबड़ा को देखा। पहले हीरा दिखाओ, मुझे यह भी तो देखना है कि तुम मेरे साथ कोई चाल तो नहीं खेल रहे। पहले पहले करके बच्चों वाली बात मत करो। जगमोहन को छोड़ो, उसके बाद आगे की बात करना। गुलशन छाबड़ा ने देवराज चौहान को घूरा। हीरा है कहाँ? मेरी जेब में, एक झलक तो दिखा दो। जगमोहन को छोड़ो और आगे की बात फिर करो, देवराज चौहान ने दांत बींचकर कहा। गुलशन छाबड़ा ने विजय सिंह को सख्त निगाहों से देखते हुए इशारा किया। तुरंत जगमोहन को छोड़ दिया गया। गुलशन छाबड़ा को देखते हुए जगमोहन मुस्कुराया। तुम कितने अच्छे लोग हो, यहीं से मुझे ले गए थे और यहीं पर मुझे छोड़े जा रहे हो। गुलशन छाबड़ा की कठोर निगाह देवराज चौहान पर टिक चुकी थी। हीरा मेरे हवाले करो देवराज चौहान। बैठे ही बैठे देवराज चौहान ने जेब से हीरा निकाला और गुलशन छाबड़ा की तरफ उछाल दिया, जिसे गुलशन छाबड़ा ने हवा में लपका और हथेली पर रखकर सतर्क निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उलट पलट कर चेक किया। कुछ न समझ आने वाले भाव से देवराज चौहान को देखा। यह क्या है? गुलशन छाबड़ा के स्वर में उलझन के भाव थे। हीरा? वह तो मैं भी देख रहा हूँ। मेरा मतलब है कि खजाने का नक्शा वह। हीरा भीतर से खोखला है और खजाने का नक्शा उसके भीतर है, शांत स्वर में कहते हुए देवराज चौहान उठा। खुलता कैसे है? गुलशन छाबड़ा के करीब पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका। उसके हाथों से हीरा लेकर उसे खोलने लगा कि उसी समय जगमोहन ने जल्दी से टोका। ठहरो। सबकी नजरें जगमोहन की तरफ उठ गई। जगमोहन आगे बढ़ा। तुम्हें हीरा चाहिए या इसके भीतर मौजूद खजाने का नक्शा? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? गुलशन छाबड़ा का स्वर कठोर था। इसलिए कि हीरे या नक्शे में से एक चीज तुम्हारी, एक हमारी। आखिर हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। मैं 10-12 दिन तुम्हारी कैद में रहूं। किसी कैद में रहना मेहनत का काम है। तुम्हारे लिए हीरा तलाश किया गया। अब तुम इतना बड़ा खजाना पालोगे या फिर मेरे आदमियों को देख रहे हो? गुलशन छाबड़ा ने कहर भरे स्वर में कहा। हाँ, देख रहा हूँ। मेरा एक इशारा तुम्हारी खोपड़ी की ऐसी हालत कर देगा कि चेहरा भी नहीं पहचाना जा सकेगा। गुलशन छाबड़ा ने एक एक शब्द चबाकर कहा। समझे? यह हीरा भी मेरा है और इसमें पड़ा खजाने का नक्शा भी। जगमोहन के कुछ कहने से पहले ही देवराज चौहान सर्द लहजे में कह उठा। मेरे आदमी देख रहे हो छाबड़ा,
गुलशन छाबड़ा और विजय सिंह वगैरह ने फौरन हर तरफ निगाह मारी। कोई नजर नहीं आया। नहीं देख रहा। गुलशन छाबड़ा ने दांत बींचकर देवराज चौहान को देखा। मेरे आदमी तुम्हें नजर नहीं आ रहे। उनको इशारा भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी जरा सी गलत हरकत देखते ही वह तुम सबको भून देंगे। मेरी तरफ से उन्हें छूट है। गुलशन छाबड़ा के होठों से जहरीली हंसी निकली। देवराज चौहान, मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? नहीं। तो फिर अपने ऐसे आदमियों की दोस्त क्यों दे रहे हो जो है ही नहीं? तुम क्या? तभी फायर की आवाज गूंजी। गोली गुलशन छाबड़ा के जूते से 1 फीट दूर फर्श से टकराई। गुलशन छाबड़ा हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हट गया। फायर पहली मंजिल से हुआ था। कईयों की निगाह उस तरफ गई, परंतु वहां कोई भी नजर नहीं आया। गुलशन छाबड़ा ने खुद पर काबू पाया और दांत बींचकर देवराज चौहान को देखा। अगली गोली कहाँ लगेगी, अब तुम सोच सकते हो छाबड़ा। गुलशन छाबड़ा कुछ नहीं बोला। अब कहो। जगमोहन बोला। हीरा चाहिए या हीरे में पड़ा नक्शा? नक्शा, गुलशन छाबड़ा ने दांत बींचकर कहा। लाओ, देवराज चौहान ने कहा। गुलशन छाबड़ा आगे बढ़ा और हीरा देवराज चौहान को थमा दिया। हीरा लेकर देवराज चौहान ने उसे हर तरफ से देखा। फिर उसने हीरे में बने डिजाइनदार छोटे छोटे चौकोर खानों में से 2 खानों को अंगूठे और उंगली से एक साथ दबाया। एकाएक तीव्र झटके के साथ हीरा ठीक किसी सीप के भांति या फिर बाप के मुंह के भांति खुल गया और उसमें पड़ा तकिया कागज स्पष्ट नजर आने लगा। सबकी अपलक निगाह हीरे के बीच में पड़े कागज पर जा टिकी थी। देवराज चौहान ने वह तय किया कागज उठाया और गुलशन छाबड़ा की तरफ बढ़ाया। गुलशन छाबड़ा ने जल्दी से कागज को थामा और उसे खोलकर उस पर निगाह घुमाने लगा। वह बड़ा कागज था और उस पर रास्ते बना रखे थे। हर रास्ते पर कुछ लिख रखा था। ऐसी और भी कई चीजें थी। गुलशन छाबड़ा 2-3 मिनट तक उस पर निगाहें दौड़ाता रहा। फिर देवराज चौहान को देखा। यह खजाने का नक्शा है? हाँ, देवराज चौहान बोला। इस बात की क्या गारंटी है कि यही खजाने का नक्शा है? गुलशन छाबड़ा ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। यह भी तो हो सकता है कि तुमने इसमें यूं ही कोई कागज रख दिया हो। जगमोहन ने हाथ बढ़ाकर देवराज चौहान के हाथ से हीरा लिया और सीप समान उस हीरे को बंद किया तो वह ऐसे बंद हो गया जैसे कभी खुला ही न हो। उसके जोड़ का कहीं कोई नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। अजीब सिस्टम था। बहुत तगड़ी पुरानी कारीगरी थी। लाजवाब हीरा था। गुलशन छाबड़ा की बात सुनकर देवराज चौहान के चेहरे पर कहर के भाव नाच उठे। होने को तो कुछ भी हो सकता था गुलशन छाबड़ा। यह भी हो सकता था कि मैंने अपने आदमियों से कह रखा होता कि छाबड़ा के आते ही उसे शूट कर दिया जाए। ऐसा होता तो फिर मैं देखता कि तुम्हारी यह फौज क्या करती है। या फिर जगमोहन को वापस पाने के लिए मैं तुम्हारे बिल में हाथ डाल देता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हद से ज़्यादा शराफत के साथ तुम्हें खजाने तक पहुंचने का नक्शा दे रहा हूँ। देवराज चौहान ने एक एक शब्द को चबाकर कठोर स्वर में कहा। देवराज चौहान जो कहता है करता है, ठोक बजाकर करता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अगर मैं कह रहा हूँ कि यही हीरे में से निकलने वाला खजाने का नक्शा है तो तुम्हें यकीन करना चाहिए। गुलशन छाबड़ा के चेहरे पर एकाएक सामान्य भाव उभरे। तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। अगर उस पर विश्वास करके चलूं तो तब मानना पड़ेगा कि तुम जो कह रहे हो वह सही है और यह नक्शा वास्तव में सही है। छाबड़ा ने नक्शे को तय करके जेब में डाला। कोई कुछ न बोला। चंद पलों तक वहां खामोशी छाई रही। देवराज चौहान और गुलशन छाबड़ा एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। जगमोहन हाथ में रखे हीरे को गेंद के भांति हवा में फेंकने और उछालने लगा। मैं चलता हूँ, गुलशन छाबड़ा बोला। देवराज चौहान ने सहमति भरे अंदाज में हौले से सिर हिलाया। अब हम में कोई रगड़ा तो बाकी नहीं बचा, गुलशन छाबड़ा बोला। नहीं, हम में कोई दुश्मनी तो नहीं। नहीं, अच्छी बात है, मैं चलता हूँ।
गुलशन छाबड़ा ने कहा, फिर अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गया। उसके जाते ही पहली मंजिल पर थंबे के पीछे छिपा रिवॉल्वर थामे राजन चौधरी बाहर निकल आया। राजन चौधरी जब पहली मंजिल से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा तो उसका चेहरा इस कदर निचड़ा हुआ था कि जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। पास आकर वह निडाल सा कुर्सी पर बैठ गया। इसे क्या हुआ है? जगमोहन ने मुंह बनाकर देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। राजन चौधरी ने सिर उठाकर देवराज चौहान को देखा। तुमने नक्शा गुलशन छाबड़ा को दे दिया? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। वह असली वाला नक्शा था? हाँ, लेकिन तुमने तो वायदा किया था खजाना हम लेंगे, फिर नक्शा उसे क्यों दिया? राजन चौधरी गुस्से से बोला। वह वायदा तो मैं अब भी करता हूँ। नक्शा उसे देने के बाद? हाँ। देवराज चौहान के होठों पर क्रूरता भरी मुस्कान उभरी। जिस तरह गुलशन छाबड़ा ने रिवॉल्वर के दम पर जगमोहन को कैद करके नक्शे के लिए मुझे मजबूर किया, उसके बाद गुलशन छाबड़ा का जिंदा रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे नक्शा दे दिया। राजन चौधरी, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे वह नक्शा नहीं अपनी मौत लेकर गया हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जगमोहन और राजन चौधरी की निगाह मिली। क्या मतलब? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। यह सच है कि गुलशन छाबड़ा जो नक्शा लेकर गया है वह असली है और उसी में उसकी मौत भी छिपी है। छाबड़ा उस नक्शे के दम पर जैसे तैसे खजाने तक पहुंच भी गया तो वह खजाने का मालिक नहीं बन पाएगा। खजाने को छुएगा, खुश होगा, परंतु अंत में मर जाएगा। देवराज चौहान ने जहरीले स्वर में कहा। मैंने उसकी हरकतों के जवाब में उसकी मौत का ऐसा प्रबंध कर दिया है कि अब वह बच नहीं सकता। जगमोहन और राजन चौधरी के चेहरे पर उलझन के भाव गहरे हो गए। लेकिन यह सब होगा कैसे? राजन चौधरी के होठों से निकला।